वेलकम टू सिविल ओनली। आज हम 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक के सप्ताह की कुछ सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ ने कार्बन टैक्स लागू कर दिया है। हाँ, सुनने में तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये उतना सीधा है जितना दिखता है? यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सतही तौर पर तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। यूरोपीय संघ दुनिया का पहला ऐसा ब्लॉक बन गया है जिसने अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन पर एक व्यापक टैक्स लगा दिया है। मकसद साफ है, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा वो ज्यादा कीमत चुकाएगा। इससे कंपनियों को क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक पेच है। वही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM। ये क्या बला है, क्योंकि यहीं से भारत जैसे देशों के लिए चिंता शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सीबैम का मतलब है कि अब ये टैक्स सिर्फ यूरोप की कंपनियों पर नहीं लगेगा। मतलब यूरोप में सामान बेचने वाले दूसरे देशों पर भी लगेगा। अगर भारत की कोई स्टील कंपनी, जो मान लीजिए यूरोपीय मानकों से ज्यादा प्रदूषण करती है, अपना माल यूरोप भेजना चाहती है, तो उसे बॉर्डर पे ये टैक्स देना होगा। हाँ। तो क्या ये असल में पर्यावरण की आड़ में एक तरह का छुपा हुआ संरक्षणवाद, मतलब प्रोटेक्शनिज्म नहीं है? नहीं। कहीं यूरोप इसका इस्तेमाल अपने बाजार को भारत और चीन से बचाने के लिए तो नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है। यूरोपीय संघ का कहना है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए है, ताकि उनकी अपनी कंपनियां उन विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर सकें जहां पर्यावरण के नियम शायद उतने सख्त नहीं है। सही कहा, लेकिन आलोचक यही कह रहे हैं कि ये विकासशील देशों के निर्यात को महंगा बनाकर उन्हें रेस से बाहर करने की एक तरकीब है। इसका असर भारत के स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे कई सेक्टरों पर पड़ सकता है। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर व्यापार के नियम सख्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्थिक ताकत को लेकर एक बड़ी खबर आई है। हाँ, IMF की रिपोर्ट। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जी, और ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है। जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, ये एक मील का पत्थर है। इसका मतलब क्या है आम लोगों के लिए? इसका सीधा मतलब है कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और वजन दोनों बढ़ गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, व्यापार समझौतों और निवेश के फैसलों में भारत को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी तो होगी। निश्चित रूप से। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या हम इस ग्रोथ को टिकाऊ और समावेशी बना सकते हैं? क्या इस बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंच रहा है? सही बात है। यह उपलब्धि हमें एक नई जिम्मेदारी देती है, सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार ताकत के रूप में भी उभरने की। और वैश्विक पटल पर ताकत के समीकरण भी बदल रहे हैं। कुछ छोटी छोटी खबरें हैं जो इस बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती हैं, जैसे सोमालीलैंड को मान्यता मिलना। बिल्कुल, इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे पुराने वैश्विक गठबंधनों के बाहर भी नए रणनीतिक रिश्ते बन रहे हैं। और यमन का क्या मामला था? हाँ, यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर सऊदी अरब का हवाई हमला, जो कथित तौर पर UAE से हूथी विद्रोहियों को जा रहे हथियारों पर था, ये दिखाता है कि कैसे एक ही गुट के सहयोगियों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। और इसी बीच रूस ने अपनी ऑरिसिनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी हैं। ये तो सीधे सीधे नाटो को एक संदेश है। हाँ, ये यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव को और बढ़ाने वाला कदम है। ये दिखाता है कि वो क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर वाली मानसिकता अभी भी जिंदा है। दुनिया एक ही समय में जुड़ भी रही है और बिखर भी रही है। अच्छा, तो वैश्विक मंच पर जहां भारत की आर्थिक ताकत की बात हो रही है, वहीं देश के अंदर शासन और नीति के स्तर पर क्या हो रहा है? स्रोतों से पता चलता है कि यहां भी कुछ बड़े और अहम बदलाव हो रहे हैं, खासकर न्यायपालिका में। जी, केरल, पटना और मेघालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्तियां हमें उस प्रक्रिया की याद दिलाती हैं जो हमेशा बहस में रहती है, कॉलेजियम प्रणाली। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 217 जजों की नियुक्ति और 222 उनके तबादले की बात करता है, लेकिन ये काम कैसे होगा, ये कॉलेजियम ही तय करता है। ये कॉलेजियम सिस्टम तो हमेशा चर्चा में रहता है। स्रोतों में क्या इस पर कोई और रोशनी डाली गई है कि ये क्यों इतना विवादास्पद है, मतलब पारदर्शिता की कमी को लेकर? कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। इसका मकसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना है। बिल्कुल, लेकिन इसकी आलोचना इसीलिए होती है क्योंकि ये एक बंद कमरे में होने वाली प्रक्रिया लगती है।
चयन का आधार क्या है ये सार्वजनिक नहीं होता, तो यहाँ हमेशा स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक तनाव बना रहता है। न्यायपालिका से हटकर अगर खेल की दुनिया में आए तो वहां भी शासन सुधार की बात हो रही है। अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। सालों से हमारे राष्ट्रीय खेल संघों पर भाई भतीजावाद, पारदर्शिता की कमी और खिलाड़ियों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। और अभिनव बिंद्रा तो खुद एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ, वो इस सिस्टम की खामियों को अंदर से जानते हैं। उनकी रिपोर्ट का सार यही है कि सिस्टम को एथलीट केंद्रित बनाया जाए। एथलीट केंद्रित से क्या मतलब है? मतलब ये कि हर फैसला लेते समय ये सोचा जाए कि इसका खिलाड़ी पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, ताकि किसी छोटे शहर के टैलेंटेड खिलाड़ी को ये डर ना हो कि उसकी जगह किसी पहुंच वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर खिलाड़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना हो। बिल्कुल, ये भारतीय खेलों को पेशेवर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शासन के साथ साथ सामाजिक कल्याण की एक बड़ी योजना ने भी एक मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 9 साल हो गए। जी, और ये योजना इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नीतियां सामाजिक व्यवहार को बदलने का काम करती हैं। 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई इस योजना का मकसद सिर्फ गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देना नहीं है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है महिलाओं को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना। ये पैसा किश्तों में तब मिलता है जब महिला समय पर पंजीकरण कराती है, जांच कराती है और बच्चे का टीकाकरण कराती है। अच्छा, तो ये एक तरह से महिलाओं को संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, जिससे माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु दर में कमी आती है। ये एक व्यवहारिक बदलाव लाने वाला टूल है। और बदलाव की बात करें तो एक मंत्रालय ने तो अपनी पूरी पहचान ही बदल दी है। सांख्यिकी मंत्रालय का नया लोगो और मैस्कॉट सांख्यिकी लॉन्च हुआ है। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। डेटा फॉर डेवलपमेंट की थीम के साथ ये दिखाता है कि सरकार अब डेटा को सिर्फ आंकड़ों के संग्रह के तौर पर नहीं, बल्कि विकास की योजना बनाने के एक जरूरी औजार के रूप में देख रही है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है, संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण। प्रधानमंत्री ने हाल ही में रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि दी। 3 जनवरी को उनकी जयंती थी। वो तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थी और उन्हें अंग्रेजों से लड़ने वाली भारत की पहली रानी माना जाता है। 1857 के संग्राम से भी पहले? हाँ, उससे भी लगभग 80 साल पहले। उनकी कहानी किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने पहली महिला सेना बनाई और मानव बम जैसी रणनीति का भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्होंने एक ऐसी खुफिया विंग बनाई जिसमें सिर्फ महिलाएं थीं और कहा जाता है कि उनकी एक सेनापति कुइली ने खुद को आग लगाकर अंग्रेजों के हथियार डिपो में घुसकर उसे उड़ा दिया था। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि इतिहास में ऐसी कितनी ही वीरांगनाएं हैं जिनकी कहानियां मुख्य धारा के विमर्श से गायब हैं। उन्हें याद करना इतिहास को फिर से लिखने जैसा है। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो सच में हैरान करने वाली है। पेरू ने मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? यह प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को देखने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव है। पेरू दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अमेज़न के वर्षावन की डंक रहित मधुमक्खियों, जिन्हें मेलिपोनिन कहते हैं, को कानूनी अधिकार दिए हैं। लेकिन एक मधुमक्खी का कानूनी अधिकार कैसा होगा? मतलब क्या वो केस कर सकती है? नहीं, इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी ऐतिहासिक इमारत को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देकर उसे कानूनी सुरक्षा देते हैं, पेरू ने इन मधुमक्खियों को जीवित राष्ट्रीय धरोहर बना दिया है। अच्छा। अब उन्हें जीने का अधिकार, शिकार न किए जाने का अधिकार और उनके आवास को नष्ट न किए जाने का अधिकार है। अब उन्हें या उनके घर को नष्ट करना एक कानूनी अपराध होगा। वाह, ये इस सोच को मान्यता देता है कि प्रकृति का मूल्य सिर्फ इंसानों के उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि उसका अपना अस्तित्व का अधिकार है। बिल्कुल। और भारत में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ESZ घोषित होने का मतलब है कि इस अभयारण्य के चारों ओर एक बफर जोन बना दिया गया है जहां खनन या बड़ी इंडस्ट्री जैसी प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां नहीं हो सकती। यह उस क्षेत्र के वन्य जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अमेरिकी सेना ने सीधे राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को ही गिरफ्तार कर लिया है। हुआ ये है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने कराकस में एक ऑपरेशन चलाया और अब
जाहिर है सबकी नजरें वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर टिकी हैं। तो सबसे पहली बात, ये गिरफ्तारी हुई कैसे? देखिए, अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस दोनों को पकड़ लिया। उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स और आतंकवाद के चार्जेस हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बेकसूर हैं। और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा और अमेरिकी तेल कंपनियां वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेंगी। इससे इस पूरे ऑपरेशन के असली इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? मादुरो के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अब कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया है। शुरू में तो उन्होंने अमेरिकी एक्शन का विरोध किया, पर अब ऐसा लग रहा है कि वो सहयोग के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिका में भी मामला बटा हुआ है। डेमोक्रेट्स इस बात पर नाराज हैं कि कांग्रेस से पूछे बिना ये ऑपरेशन क्यों किया, जबकि रिपब्लिकन इसे एक निर्णायक कार्रवाई बताकर काफी खुश हैं। और आखिर में दुनिया का क्या कहना है? जैसा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ रूस, चीन और ब्राजील हैं जो इसे सशस्त्र आक्रामकता कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता इसका खोलकर स्वागत कर रहे हैं। और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश वो बीच में हैं। मतलब मदुरो के हटने से तो खुश हैं, पर जिस तरह से सैन्य कार्रवाई हुई उसको लेकर थोड़े चिंतित भी हैं। कुल मिलाकर मादुरो की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला को एक बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और दुनिया को एक नए भू राजनीतिक टकराव में धकेल दिया है। और अंत में खेल जगत की कुछ शानदार उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं। स्मृति मंधाना ने एक और कीर्तिमान बना दिया है। हाँ, स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु को एक बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, उन्हें BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वो दुनिया भर के खिलाड़ियों और बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी के बीच एक पुल का काम करेंगी। ये भारतीय एथलीटों को वैश्विक खेल प्रशासन में एक आवाज देता है। जी, शतरंज में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया है। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना भले ही विजेता रहे, लेकिन अर्जुन एरिगसी और कोनेरू हम्पी का कांस्य पदक जीतना बताता है कि भारत अब शतरंज की दुनिया में एक सुपर पावर है। और इन सब बड़ी खबरों के बीच बेंगलोर में राष्ट्रीय जूनियर खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन भी हुआ। हाँ, और ये याद दिलाता है कि भारत की खेल संस्कृति सिर्फ क्रिकेट या ओलंपिक खेलों तक सीमित नहीं है। हमारी जड़ें पारंपरिक खेलों में भी उतनी ही मजबूत है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स सीरीज फायदेमंद लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वनडे एग्जाम मेन से रिलेटेड हमारा पॉडकास्ट जरूर देखें। धन्यवाद।